दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्या रत्ना अकेडमी। मैं हूं आपका शौमजित सर और आज एक छोटे से वीडियो लेक्चर सीरीज में हम करने वाले हैं एक ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर एवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है एवोल्यूशन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस का इतिहास जो है वो इसी एक चैप्टर में छुपा हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को ये छोटे छोटे पजल्स के थ्रू पता चलता है कि हमारा जो एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो आज कितने सारे कॉम्प्लेक्स लिविंग वर्ल्ड को जन्म दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास एवोल्यूशन, अ ब्रीफ समरी पार्ट 1। The origin of life on earth can be understood only against the background origin of the universe and of the earth। हमारा जो दुनिया है ये इसका ओरिजिन के बारे में अगर हम सोचना चालू करें तो फिर हमको और भी पीछे जाना पड़ेगा। कैसे? जब यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था और आपका जो ये अर्थ कब क्रिएट हुआ था, क्योंकि बिना यूनिवर्स या बिना पृथ्वी के तो लाइफ क्रिएट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ये एक ऐसा थ्योरी है जो कहता है कि यूनिवर्स पहले एक सिंगल न्यूक्लियस में था, एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में था एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 वो एक्सप्लोड कर गया एंड दैट गेव राइज टू द विजिबल, टू द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड दैट हैपेंड अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्स फॉर्म करने लगे दोस्तों एंड वो स्टार्स के ग्रेविटेशन के वजह से धीरे धीरे उसके आसपास कुछ डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट करने लगे एंड ये डस्ट पार्टिकल्स फिर अपने में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से एक गोला बनाने लगे एंड वो गोला आज हम पहचानते हैं बाय द नेम ऑफ अर्थ। वो बना था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि फर्स्ट सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स दुनिया में बना था ज्यादा नहीं, बस 3 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन ईयर्स मतलब 10 टू द पावर 9 ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो ये फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स इमर्ज किए थे। Most of the scientists today believe in chemical evolution, that is, the formation of biomolecules preceded the appearance of first cellular life form। ये केमिकल एवोल्यूशन क्या कह रहा है? ये केमिकल एवोल्यूशन कह रहा है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर अबायोजेनेसिस हुआ है। अबायोजेनेसिस मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। लेकिन एक बार जो अपने न्यूक्लिक एसिड्स बन गए फिर उसके पास एक रीजेनरेटिंग कैपेसिटी आ गया, रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी आ गया। सो वहां से शुरू हुआ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सो यहां पे एक जो कहावत बहुत फेमस है वो है abiogenesis first but biogenesis ever since। शुरुआत में शायद abiogenesis एक बार हुआ था, that is right, but उसके बाद से हमेशा biogenesis ही चलता रहता है। What are the different theories that were proposed for the origin of life? Spontaneous generation जैसे कहा था, abiogenesis। ऐसे थ्योरीज बहुत एंशियंट थ्योरीज है जहां पे कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस लाइफ फॉर्म कर सकता है फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। इट मे हैव हैपेंड एज अ चांस इन मेनी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बट इट डज नॉट हैपन ऑल द टाइम। सो बायोजेनेसिस का थ्योरी फिर आया जो लुई पास्टूर ने दिया था कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि पैनस्पर्मिया थ्योरी या ओरिजिन ऑफ स्पेस थ्योरी बहुत ज्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि देयर हैव बीन कॉमेट्स, देयर हैव बीन मीटियोराइट्स वेयर वी हैव सीन द लिविंग मॉलिक्यूल्स एज इन अमाइनो एसिड्स, एज इन स्मॉल lipid molecules that are present in the rocks that are floating in space। So यहाँ पे it is quite possible that one of these rocks seeded the earth। इसको कहते हैं panspermia।
स्पेशल थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन का जो थ्योरी है वो कहता है कि जो पूरी दुनिया धरती है वो भगवान ने बनाया है। कुछ लोग मानते हैं इस बात को, बट उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं। एंड लास्ट में आता है केमिकल एवोल्यूशन, जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक बार बनने के बाद यहां पे सारे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोजेनेसिस फॉलो करते हैं। वंस अगेन, abiogenesis first, but biogenesis ever since. The subsequent events as to what happened to the first form of life is conjectured story. First form of life या लूका, लोकल यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ये जो है इसके कैसे चेंजेस आए हैं उसका डायरेक्ट एविडेंस हम लोगों के पास नहीं है, बिकॉज उसका कोई फॉसिल एविडेंस पॉसिबल नहीं है। इतने दिन पहले हुआ था कि वो सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए। वी कैन ओनली कंजेक्चर स्टोरीज, वी कैन ओनली मेक अप स्टोरीज ऑन द बेस्ड ऑफ द करंट एविडेंस दैट वी हैव। लेकिन वो लूका से धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते हमने देखा है कि डार्विनियन आइडियाज आ रहे हैं, डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आ रहे हैं एंड बाय नेचुरल सिलेक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो डार्विनियन फिंच का एक छोटा सा पिक्चर रखा है मैंने, जहां जिसको देख के डार्विन के अंदर ये थियोरीज आए थे। ये चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नामक एक शिप में रिसर्च करने गए थे गैलापागोस आइलैंड में, एंड वहां पे उन्होंने जो डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना देखा था उसके हिसाब से उन्होंने डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सामने रखा था, जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का ही थ्योरी था? जी नहीं, इससे पहले भी जॉन डे बाप्टिस्ट लमार्क नाम के एक साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन का एक थ्योरी दिया था। ये एवोल्यूशन का थ्योरी क्या कहता था? इट वाज अबाउट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब कोई ऐसा ऑर्गन है जो आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बनता जाएगा, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गन है जो आप यूज नहीं करते हो तो फिर वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लमार्क ने एग्जाम्पल दिया था जिराफ्स के, जिराफ्स के एग्जाम दिया था, जहां पे आपको कहा गया था कि ये जो लमार्कियन जिराफ्स है वो ऊपर के पत्ते खाने के लिए धीरे धीरे अपना गर्दन बढ़ाते गए, एंड वो ट्रेड जो है वो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन पे जाता रहा, इनहेरिट होता रहा। बट यहां पे चार्ल्स डार्विन ने पोस्टुलेट किया ब्रांचिंग डिसेंट का थ्योरी, जहां पे एक एंसेस्टर से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंसेस्टर बन सकते हैं ड्यू टू स्लो ग्रेजुअल चेंजेस। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस के वजह से होता है, एंड यहाँ पे नेचर या एनवायरनमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये नेचर या एनवायरनमेंट इसके ऊपर एक प्रेशर डालता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के वजह से ही एवोल्यूशन होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंसान थे, ह्यूगो डे व्री। ह्यूगो डे व्री ने पोस्टुलेट किया था कि म्यूटेशन के वजह से ही एवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन के वजह से एवोल्यूशन होता है, एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन के वजह से, जिसको हम कहते हैं सॉल्टेशन। तो यहाँ पे तीन थ्योरीज है, तीन थ्योरीज है एवोल्यूशन के, लेकिन कौन सा थ्योरी सही है दोस्तों? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हम कह रहे थे ना कि ये जो कहानी है इसके छोटे छोटे पजल्स हैं, एंड ये छोटे छोटे पजल्स का एक एक पजल का डिस्कवरी एक एक साइंटिस्ट ने किया है। यहाँ पे ये पजल्स को आप जोड़ लोगे तभी जाके आपको पूरा पिक्चर मिलेगा। अभी जो लमार्किज्म जो कुछ साल पहले तक भी डिस्प्रूव हो गया था, अभी फिर से नियो लमार्किज्म के फॉर्म में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे एपिजेनेटिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि नेचर के वजह से भी हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। डार्विनिज्म इज द मोस्ट पॉपुलर थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, बट यहां पे हम ह्यूगो डे व्री को भी पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूटेशन ऑल्सो लीड्स टू variations, and these variations lead to adaptations that help the organism
survive the natural selection. So एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं. एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका एक सिंगल लाइन से चलता है, लेकिन अगर हम अपने वाइड थोड़ा विजन कर ले तो फिर हमारा जो सोचने का या देखने का तरीका है वो पूरा बदल जाता है. ऐसे ही हम अपने क्लासेस में आपके जो सोच है उसको हम वाइडन अप करते हैं, आपके जो कैरेक्टर है उसको हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप करते हैं. श्री विद्याराधना एकेडमी में आपको मिलेगा सबसे अच्छे फैकल्टीज, बी इट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी. हम सब आपके लिए ही वहां पे प्रेजेंट है, ताकि आप कल जाके कहीं पे भी कोई भी कोर्स लो, आपका जो डेवलपमेंट है उसके वजह से आप और भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे. आपके लिए 2 जून से श्री विद्याराधना एकेडमी में एक डेमो बैच चालू हो रहा है. रिपीटर्स जो आप रिपीट करने चाहते हो उनके लिए ये एक जर्नी रीस्टार्ट करने का बेस्ट ऑप्शन है श्री विद्याराधना एकेडमी नांदेड़. वापस आते हैं अपने लेक्चर में. हम कंपैरिजन अगर करते हैं लामार्किज्म और डार्विनिज्म में, यहां पे आप देखोगे कि धीरे धीरे ये नेक इंक्रीज हो रहा है लामार्किज्म, लेकिन डार्विनिज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है 3-4 वैरायटी के नेक्स. जो लंबे वाले हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, जो शॉर्ट नेक है वो मर जाते हैं. इसीलिए जो लंबे नेक वाले हैं वो सरवाइव करते हैं और शॉर्ट नेक वाले का बच्चे भी सरवाइव नहीं कर पाते. अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन थ्योरी के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करूं, तो नेचुरल सिलेक्शन कहता है माइनर वेरिएशन होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेरिएशन, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी कहता है वो जो चेंजेस होंगे वो बहुत सडन चेंजेस होंगे. नेचुरल सिलेक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, बट म्यूटेशन थ्योरी कहता है इट इज गोइंग टू बी वेरी रैंडम एंड वेरी फास्ट. नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल होता है, क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट. बट म्यूटेशनल थ्योरी डायरेक्शन लेस है, वो रैंडम चांसेस पे है. नेचुरल सिलेक्शन ग्रेजुअल एवोल्यूशन करता है, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी में एवोल्यूशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ अ सिंगल स्टेप म्यूटेशन कॉल्ड सॉल्टेशन. ओके. Diversity of life forms on earth has been changing over millions of years. Obviously, एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आज इतने सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट न्यूट्रिशन सोर्सेस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडेप्टेशंस. सो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये चेंजेस आते गए हैं. और यहीं से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? शुरुआत से अंत तक अगर मैं एक टाइम का स्केल लगाता हूं तो फिर मेरे को मिलता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सबसे पहले आया था अजोइक एरा. अजोइक एरा में कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं था. अजोइक एरा के बाद आता था आर्कियोजोइक एरा. आर्कियोजोइक एरा में फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स अपीयर करते हैं. प्रोटेरोजोइक एरा में फर्स्ट प्रोकैरियोट्स आते हैं. पैलियोजोइक एरा में फिर वो प्रोकैरियोट्स धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट्स में इवॉल्व करते हैं. मीसोजोइक एरा, ऑल्सो नोन एज द एरा ऑफ द रेप्टाइल्स, यहां पे रेप्टाइल्स का डोमिनेंस होता है. एंड सीनोजोइक एरा इज द करंट एरा दैट वी आर लिविंग इन, जहां पे ह्यूमंस एट द एंड इवॉल्व किया है. एंड नाउ humans are the dominating species on this planet. So let's go into a little bit of the geological time scale. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे. ओके, प्रोटियोजोइक एरा में इट इज द एरा ऑफ प्रोकैरियोट्स, फंगी एंड एल्गी. पैलियोजोइक एरा का सिलूरियन जो एज है, उस टाइम पे जॉलेस वर्टिब्रेट्स पहली बार आए. पैलियोजोइक एरा में डेवोनियन जो एज है वहां पे इट इज द एज ऑफ फिशेस. कार्बोनिफेरस पे इट इज द एज ऑफ द एम्फीबियंस. मीसोजोइक एरा इज द एज ऑफ द रेप्टाइल्स, जिस टाइम पे डायनासोर्स दुनिया पे राज करते थे.
मेसोजोइक एरा के जुरासिक एज में इट इज द एज ऑफ डायनासोर्स and as well as the age of the gymnosperms. Cenozoic era is also known as the age of the mammals. अगर मैं अजोइक एरा देखता हूं, यहां पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं है, केमिकल एवोल्यूशन तब हो रहा है. अगर मैं आर्कियोजोइक एरा देखता हूं, यहां पे ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ हुआ था, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे चीजें फर्स्ट टाइम यहां पे आया था. फर्स्ट बार यहां पे फोटोसिंथेसिस होना चालू किया. प्रोटेरोजोइक एरा इज द लॉन्गेस्ट एरा. ये आपको सवाल पूछा जाता है, कौन सा लॉन्गेस्ट एरा होता है. प्रोटेरोजोइक एरा इज द longest era. It is the era of prokaryotes, the fungi and the algae. So let's talk about the Paleozoic era. Now Paleozoic era has been divided into many periods. The first period is known as the Cambrian period, where higher invertebrates first originated. Ordovician में first jawless vertebrates originate किए थे around 350 million years ago. Silurian is also known as the age of the jawless vertebrates, and यहाँ पे पहली बार vascular plants originate किए थे. Devonian is known as the age of the fishes, जहां पे first time amphibians originate किया था. Carboniferous is known as the age of the amphibians. First time reptiles and gymnosperms यहाँ पे originate करते हैं. And Permian, जहां पे origin of arborescent lycopods होता है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीसोजोइक एरा में चलते हैं. मीसोजोइक एरा इज द एरा ऑफ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन. सोचो कि डायनासोर जिस टाइम पे थे वो एरा सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का था. इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ द रेप्टाइल्स. ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट टाइम ओविपेरस मैमल्स दिखाई दिए थे. डायनासोर्स मोर प्रेवलेंट. फर्स्ट फ्लाइंग रेप्टाइल और द टेरोसॉर्स originated at this time. Jurassic era is known as the golden age of dinosaurs. आप लोगों को पता ही होगा, जुरासिक पार्क का जो नाम है, ब्यूटीफुल एक मूवी है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए. It was the origin of the first toothed bird, the Archaeopteryx, and it was the age of the gymnosperms. Cretaceous में extinction of dinosaurs हो गया था. First modern toothless bird originate किया था. First angiosperm plant originate किया था. And first shrew-like mammals पहली बार अपने बिल से बाहर आके धीरे धीरे दुनिया को एक्सप्लोर करना चालू किए. एंड वहीं से धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए आज हम मैमल्स इस दुनिया का डोमिनेंट स्पीशीज बन गए. लास्ट है अपना सीनोजोइक एरा. जो सीनोजोइक एरा इज नोन एज द एज ऑफ द मैमल्स, जहां पे टर्शियरी पीरियड्स के अंदर डिफरेंट इपॉक्स है. पहला है पैलियोसीन, which is the origin and evolution of monkeys, donkeys, humans and apes. Eocene, Oligocene में पहली बार first ape दिखाई दिया था. Miocene and Pliocene. And next period है Quaternary, जहां पे Pleistocene में पहली बार Ice Age में social life form दिखा गया था humans के अंदर. And Holocene, जो अभी current time चल रहा है, उसको कहा जाता है. So geological time scale के बाद हमको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. डायनासोर्स के ये डायग्राम आपके बुक में दिया गया है, जहां पे डिफरेंट ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे स्टेगोसॉर्स से जाके आपको दिखाई दे रहा है ट्राइसेराटॉप्स बना था. यहाँ पे ब्रैकियोसोरस से जाके आपको मिला है टाइरेनोसोरस. यहाँ पे बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडिलियन एंड टेरोडॉन, ये सारे सेम लिनिएज में आपको दिखाई देता है. So this is a very important diagram from your chapter in evolution, and यहाँ पे आप देख सकते हो कि throughout the time scale कैसे plants evolve किया है वो दिखाया गया है. यही डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन मैंने इस चार्ट में रखा है, जहां पे पैलियोजोइक एरा में डेवोनियन कार्बोनिफेरस पीरियड में पहली बार आपको प्रोजिम्नोस्पर्म्स देखने को मिला है. कार्बोनिफेरस में आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स पहली बार देखने को मिल रहा है. स्फेनोप्सिड्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया गया है. कार्बोनिफेरस पर्मियन में सीड फर्न्स की डोमिनेंस ज्यादा है. पर्मियन एंड में एक्सटिंक्शन ऑफ आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स देखा जाता है. ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में
कॉनिफर्स, फर्न्स, साइकैड्स, गिंकोस, ये सारे चीजें ज्यादा डोमिनेंट है। क्रिटेशियस में नीटेल्स एंड डाइकॉट्स पहली बार डोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। टर्शियरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक में मोनोकॉट्स डोमिनेंट ज्यादा है एंड क्वाटरनरी में एंजियोस्पर्म का सबसे ज्यादा डोमिनेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एनिमल का भी एक ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है जो कुछ ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो वाई एक्सिस में आपको टाइम स्केल दिया गया है एंड इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने इस चार्ट में रखा है, जहां पे आप देख रहे हो कि डिवोनियन पीरियड में अर्ली रेप्टाइल्स जो कि आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो दिखाई दे रहा है। कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको ओरिजिन ऑफ साइनेप्सिस दिखाई दे रहा है। पर्मियन में ओरिजिन ऑफ सौरोपॉड्स दिखाई दे रहा है एंड एक्सटिंक्ट साइनेप्सिड पेलिकोसॉरस वहां पे दिखाई देता था। सौरोप्सिड्स के अंदर थीकोडॉन्ट्स थे जो इसी पर्मियन टाइम पे दिखाई दिया था। जुरासिक में आप देखोगे कि साइनेप्सिस के थेराप्सिड्स जो आपकी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो तब डोमिनेंट थे। क्रिटेशियस में डायनासोर्स जो सौरोप्सिड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी। टर्शियरी में भी आपको डायनासोर्स देखने को मिलते थे। क्वाटरनरी में आप देखोगे कि टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टुआटारा, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, ये सारे किसके एंसेस्टर्स, मतलब इसके एंसेस्टर कौन है? इसके एंसेस्टर है सौरोप्सिड्स। लेकिन मैमल्स जो है, मैमल्स आते हैं अपने साइनेप्सिड से। सो ये चीज याद रखना कि मैमल्स का ओरिजिन होता है साइनेप्सिड से, बाकी जो अपने वर्टिब्रा है यहाँ पे सारे के सारे सौरोप्सिड से मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम ये छोटा सा लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 2 जून 2025 से हम लोगों का रिपीटर का बैचेस चालू हो रहा है श्री विद्यार्थना नांदेड़ में। आप हमको ज्वाइन कीजिए और आपकी एमबीबीएस की सपने को पूरा कीजिए। मैं हूं सौम्यजित सर, मिलते हैं क्लास में।